गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल वाला पार्ट था वह समाप्त हो गया है और अब राजनीति विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान का जो है दूसरा पार्ट जो है राजनीति विज्ञान की आज शुरुआत हो रही है। तो आइए आज उसके बारे में हम लोग जो है जानकारी लें। तो ध्यान दें, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण सत्ता की साझेदारी। तो आज जो पहला लेसन है राजनीति विज्ञान का सत्ता की साझेदारी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें कि सत्ता की साझेदारी है क्या। सर्वप्रथम यही क्वेश्चन उठता है और यही लेसन का नाम भी है। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो साझेदारी से अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि जैसे दो लोगों का या कुछ लोगों का ऐसा कार्य आपस में जो जुड़ाव है, अर्थात दो लोगों द्वारा किया जाने वाला कार्य ही जो है साझेदारी कहा जा सकता है। क्योंकि यहां मैटर सत्ता की साझेदारी का है, तो सत्ता की साझेदारी के बारे में चर्चा किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी देश हो तो वहां जो शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था में जो है साझेदारी किस प्रकार की दी जाए। जैसे प्राचीन काल की बात करें तो उस समय राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके जमाने में भी कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी होती थी। क्योंकि उस समय उस जमाने में राजवंश चलता था, तो राजवंश में एक राजा होता था लेकिन उसके भी मंत्री हुआ करते थे। उन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ करता था और वे अपने अपने विभाग से कार्य करते थे। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए तो आप अकबर के जमाने की बात करिए तो अकबर के जमाने में भी जो है अकबर के अलावा उसके पास बहुत सारे मंत्री थे, उनके पास अन्य अन्य विभाग थे और उन विभागों के द्वारा जो है वह अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य करते थे। जैसे आज भी आप पाएंगे, भारत की बात करें तो भारत में भी आप पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री होता है और उसकी एक मंत्री परिषद होती है और वह मंत्री परिषद अलग अलग विभागों से संबंधित कार्य करती है। तो अब हम यहाँ की चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम जो है जो लेसन में है बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जिसकी कुल जनसंख्या जो है लगभग 1 करोड़ से कम ही होगी। और यूं कहें कि वह भारत का जो हरियाणा राज्य है उस हरियाणा राज्य से भी छोटा है। लेकिन हम देखने को यह मिलता है कि बेल्जियम जैसे देश में भी सत्ता की साझेदारी में कहीं न कहीं समस्याएं आ रही हैं। जैसे आप देखें कि बेल्जियम में जो 1 करोड़ जनसंख्या है उस 1 करोड़ जनसंख्या में 80% लोग जो है वो फ्रेंच हैं और वहां पर 20% लोग जो है डच हैं। तो 1 करोड़ जनसंख्या में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि अब वहां पर सत्ता की जो साझेदारी है निश्चित तौर पर फ्रेंच लोगों के पास होगी, क्योंकि वह बहुसंख्यक हैं और उस बहुसंख्यक होने के कारण आप देखेंगे कि उनकी ही बार बार सरकार बनेगी, वही जो चाहेंगे वह कार्य करेंगे। इन्हीं का प्रधानमंत्री होगा, इन्हीं का शासक होगा, इन्हीं का जो है तमाम मंत्री होंगे, इन्हीं के जो है सारी चीजें, सारा कार्य इन्हीं से संबंधित होगा। जो 20% डच हैं इनकी समस्याएं सदैव बरकरार रहेंगी, क्योंकि ये जो फ्रेंच वाले लोग हैं वह निश्चित तौर पर डच वाले लोगों के ऊपर जो है शासन करेंगे, बार बार जबरदस्ती करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्ता की साझेदारी जो है वह किस प्रकार हो पाएगी, इसके बारे में सोचने की बात है। तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि इसके लिए नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, कि संविधान बनाया जाता है कि संविधान के तहत हर व्यक्ति को जो है सत्ता तक पहुंचने का जो है प्रयास
करवाया जाता है और लोग पहुंचते हैं और अपनी बातों को करते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में होता क्या है कि आप पाएंगे कि यहाँ हिंदू बाहुल्य देश है, राष्ट्र है, और यहाँ पर सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी लोग रहते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वह अपनी बात कैसे कह पाएंगे जब उनकी संख्या कम है। चूंकि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य में जो है एक विधायक या सांसद चुना जाता है जो सदन में जाकर के अपनी बातों को कहता है। तो इस प्रकार की यदि चर्चा करें तो पाते हैं कि अंग्रेज कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, लोकसभा तक या विधानसभा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो भारतीय संविधान में इसीलिए व्यवस्था दी गई कि कम से कम आंगल समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके सदन तक भेजा जाए, ताकि वह अपनी बातों को वहां पर रख सकें, अपनी समस्याओं को कह सकें और संविधान के माध्यम के तहत जो है, कानून के माध्यम के तहत उनकी उन समस्याओं को हल किया जा सके। तो यह चीज देखने को मिलती है। यह रही बेल्जियम की बात। अब आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल, तो चर्चा जो हम कर रहे थे कि श्रीलंका में सिंहली 74% लोग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप पाएंगे कि वहां पर शेष जनसंख्या तमिल लोगों की है। तो निश्चित तौर पर सर्वथा अब वहां पर सिंहली जो जाति के लोग हैं वे उन लोगों की सरकार बनेगी। अब आप पाएंगे कि तमिल में जो 18% तमिलों की जनसंख्या है उसमें 13% लोग जो है वह श्रीलंकाई तमिल हैं, और शेष 5% लोग जो है वो भारतीय तमिल हैं, अर्थात जो तमिलनाडु से जाकर के जो है वहां पर बस गए हैं। तो अब यह सर्वथा जो है यहां पर सिंहलियों की ही जो है सरकार बनेगी। अब समस्या इस बात की है कि सर्वथा जब इनकी सरकार बनेगी तो आखिर में ये कैसे अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे, कैसे अपनी बातों को रख पाएंगे। तो उसके लिए संविधान का निर्माण किया गया, और संविधान के निर्माण के तहत हर जाति, वर्ग, धर्म विशेष को जो है वहां तक पहुंचाने की बात कही गई। तब जाकर के जो है श्रीलंका में जो सरकार बनती है वहां पर सबका अपना प्रतिनिधित्व होता है, और उस प्रतिनिधित्व के तहत उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उन सारी समस्याओं के निदान के लिए संविधान बनाया गया। और उस संविधान के तहत ही आज श्रीलंका में जो है सत्ता की साझेदारी का कार्य चल रहा है। अब आपके सामने आएगी बात कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि निश्चित तौर पर जो जाति या धर्म के लोग जिस स्थान पर या जिस देश में अधिक होंगे तो उनका वर्चस्व होगा, और उनका वर्चस्व उन लोगों पर होगा जो कम संख्या में है। तो समस्या इस बात की अवश्य है कि जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं आखिर में वे अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो आप पाएंगे कि इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि हर संविधान बनाया गया, संविधान में हर व्यक्ति को वहां तक पहुंचने के लिए जो है अधिकार दिए गए। और आप देखते हैं जैसे आप भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है, जैसे हमारे कुछ प्रतिनिधि जो है वह अधिकांश प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो विधानसभा अर्थात या लोकसभा में जाते हैं। कुछ प्रतिनिधि जो है वह प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, जो विधान परिषद और राज्यसभा को जाते हैं, या और कुछ लोगों को राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जब मनोनीत कर देता है तो हर जाति या धर्म के लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंचे, और जब पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को कहेगा, और जब वह कहेगा तो वह उसकी समस्याएं हल होगी, और सभी लोग जो है राष्ट्र को विकसित करने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो है प्रयासरत रहेंगे। अब देखने की बात यह है कि सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि हम जो है भारत की चर्चा करें कि सत्ता की साझेदारी क्यों जो है जरूरी है। तो आप पाएंगे कि सत्ता की साझेदारी का जो रूप है उसमें आप देखें तो विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका आप देखें, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में विधायिका नियम को, कानून को, संविधान के तहत नियम कानून को बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है, करवाती है, सारे नियम कानूनों का पालन करवाती है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप में देखा जाए तो आप देखते हैं कि देश में एक सरकार होती है, सरकार में अनेक मंत्री होते हैं, उनके अलग अलग विभाग होते हैं, विभागों का बंटवारा होता है, वह उन विभागों से संबंधित कार्यों को करते हैं। तो सबका अपनी अपनी साझेदारी वहां पर दे दी गई, सबका अपना अपना जो विभाग दे दिया गया कि आप इस प्रकार से कार्य को करें। तो यह देखने को मिला कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। विधायिका तमाम नियम कानून को बनाती है और जब नियम कानून बन जाते हैं तो वह कानून जब हो जाता है तो उसको कार्यपालिका लागू करती है नागरिकों पर और न्यायपालिका न्याय दिलाने का प्रयास करती है। यदि किसी व्यक्ति के यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका वहां पर मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा करती है। तो आप देखें कि सत्ता की साझेदारी में तीनों का अपना अपना अलग अलग रूप होता है। इनमें से हम कह नहीं सकते कि कौन सबसे बड़ा है, विधायिका बड़ा है, कार्यपालिका बड़ा है, न्यायपालिका बड़ा है, यह कहना असंभव है। इसके बाद आप देखते हैं कि भारत जो है राज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का एक सम्मिलित देश है, अर्थात भारत में बहुत सारे राज्य हैं और उन सारे राज्यों को मिलाकर के ही भारत बनता है। तो संघ है और राज्य, जिसमें अनेक जो राज्य हैं उन राज्यों में अपने अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, उनके अपने अलग अलग राज्यपाल होते हैं, पूरे देश का मुखिया एक प्रधानमंत्री होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सत्ता का जो है बंटवारा कैसे किया जाए एक कठिन प्रश्न बन जाता है। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है और कानून बनाई गई है कि किन किन विषयों पर राज्य सरकार कार्य कर सकती है, किन किन विषयों पर केंद्र सरकार कार्य कर सकती है। तो यह चीज देखने को आपको मिलता है, जो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़ों को समाप्त करने का प्रयास करता है और उनकी साझेदारी को निश्चित करता है कि आप किन किन बिंदुओं पर आप कार्य कर सकते हो। समूह, भाषा और धर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे समूह के रूप में लोग जो है बढ़ जाते हैं, भाषा के रूप में बढ़ जाते हैं, धर्म के रूप में बढ़ जाते हैं। भारत तो विविधताओं वाला देश ही है, जहां पर आप पाएंगे कि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, अनेक समूह यहाँ पर जो है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि हम सत्ता की साझेदारी में कैसे सबको एडजस्ट करें, लेकिन भारतीय संविधान ने इन सारी चीजों को कहीं न कहीं समाहित किया हुआ है। सबके बारे में, सबके लिए जो है स्पष्ट तौर पर कानून बनाया है कि सत्ता की साझेदारी में कैसे, किस प्रकार से लोगों को जो है आगे पहुंचाया जाए। आप देखते हैं देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने अनुसूचित, कितने बैकवर्ड, कितने जनरल, इन सारी चीजों की कहीं न कहीं व्यवस्था बनाई गई कि सत्ता की साझेदारी में, सत्ता में सबका आपस में सहयोग होना चाहिए, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि दल या पार्टियां, देश में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि सबका अपना जो है अलग अलग विचारधाराएं हैं, सभी अपने अपने विचार पर चलते हैं। जनता जिसको अच्छा मानती है उसको चुनती है, वह जो है पार्टी सरकार चलाती है और उसी पार्टी की सरकार के तहत जो है वह जनता की भलाई करने का प्रयास करती है। जो जनता के अरमानों पर, अनुमानों पर खरा उतरता है उसे जो है जनता पुनः चुनती है, जो नहीं खरा उतरता उसे जनता जो है हटा देती है। तो जनता के हाथ में इतना पावर होता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि सत्ता की साझेदारी की बात देखा जाए तो यहाँ पर सबके लिए कहीं न कहीं
सबके लिए स्थान होता है, सबके लिए नियम और कानून होती है। सबसे ऊपर हर नागरिक होता है, देश का आम नागरिक होता है, जो सरकार चुनने का अधिकार रखता है, जो सबसे ऊपर होता है। सारे नियम और कानून पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। तो देखा जाए तो हमें इस लेसन में सत्ता की साझेदारी में यही सारी चीजें पढ़ना था, क्योंकि आपके लिए यह लेसन नया हो सकता है, क्योंकि पूर्व के कक्षाओं में जो ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई गई। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इन सारी चीजों का एक बार किताब खोल करके भी अध्ययन कर सकते हैं, और फिर इसके लिए अगले दिन जो है नोट्स के रूप में जो है इस लेसन को आपको दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आप तो इस लेसन को तैयार रखेंगे। धन्यवाद।